हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के एक चैप्टर की जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी से रिलेटेड हर एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म हमारे पास है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का क्या मतलब है? ब्रीथिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ये दो स्टेप्स में होती है। एक स्टेप है हमारे पास इनहेलेशन और दूसरा है हमारे पास एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का सिंपल सा मतलब है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली इनटेक ऑफ एयर। और एक्सहेलेशन का सिंपल सा मतलब है एक्सहेल ऑफ CO2। अब दो वर्ड्स बहुत कॉमनली हम एक साथ यूज़ कर लेते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, पर इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। इस चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन दे रखी है हमें वो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ही है, तो चलिए पहले उसे पढ़ेंगे। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन हमें दी हुई है ये डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। हमने बोला ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। अब हम इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को तोड़ने में। इनको क्यों तोड़ते हैं? ताकि इनके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिले। इस एनर्जी को हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। ये एनर्जी आपको पता होगा हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं ATP की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है और इस ब्रेक डाउन के दौरान यहाँ पर एक और गैस रिलीज हो रही है जिसका नाम है CO2, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसीलिए ज़रूरी है कि ये एक्सहेल होती रहे। ठीक है, it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। इसीलिए अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया है कि ये ज़रूरी है कि हम कॉन्टीन्यूसली O2 को सेल्स की ओर सप्लाई करते रहें और जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको सेल्स में से रिमूव करते रहें। बस यही प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर रहे हैं O2 को एटमॉस्फेयर से और CO2 को कैसे एक्सचेंज करें, जो CO2 हमारी सेल्स प्रोड्यूस कर रही है उसको हम एक्सहेल कर रहे हैं। इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसको कॉमनली हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, पर अब आपको पता चल चुका है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में एक माइनर सा डिफरेंस है। ब्रीथिंग के दौरान जो O2 हम इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान इसी O2 को हम यूज़ करते हैं। किस लिए? ताकि हम ब्रेक डाउन कर फूड को ब्रेक डाउन कर एनर्जी की प्रोडक्शन करवा सकें। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। अपने हैंड्स को अपनी चेस्ट पर रखो। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आपको फील होगा कि आपकी चेस्ट ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है। अब आप ऑब्जर्व करना, जब आप इनहेल कर रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो तो चेस्ट ऊपर जाएगी, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो यानी कि CO2 को बाहर रिलीज कर रहे हो, तो आपकी चेस्ट नीचे जाएगी। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ब्रीथिंग की वजह से। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स और मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं ब्रीथिंग में। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कि किन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं। अब देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ना वो पूरे एनिमल किंगडम में वेरी करते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, डिफर करते हैं। और ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कि क्या उसकी बॉडी सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बनी है। सबसे पहले बात करेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स। ये क्या करते हैं? तो ये एक्सचेंज करते हैं O2 और CO2 को सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू, और इसमें इनका एंटायर बॉडी सरफेस यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, और लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हम कह रहे हैं कि ये सिंपल
डिफ्यूज़न के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और इसमें इनका एंटायर बॉडी सरफेस यूज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। फिर बात करेंगे अर्थवर्म की। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होती है, स्किन। तो अर्थवर्म के बारे में हम बोल रहे हैं कि अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करेगा। फिर बात करेंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन देयर बॉडी। इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो इंसेक्ट्स के पास कुछ सेट ऑफ ट्यूब्स हैं जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोल रहे हैं, जिसके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। फिर कुछ दो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, गिल्स और लंग्स। अब तक आपको ये पता है अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स गिल्स को यूज़ करते हैं और टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स लंग्स को यूज़ करते हैं। स्पेशलाइज्ड वस्कुलराइज्ड मतलब जहाँ पर ब्लड की सप्लाई हो रही है। स्पेशलाइज्ड वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स called gills branchial respiration are used by most of the aquatic arthropods and mollusks। तो हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स का एग्जाम्पल होता है हमारे पास प्रॉन्स और क्रैब्स, और साथ ही में मोलस्क। ये सारे नाम आप एनिमल किंगडम में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं गिल्स, जिनको वस्कुलराइज्ड बैक्स बोल रहे हैं, और गिल्स से होने वाली रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। वेयर एज वस्कुलराइज्ड बैक्स कॉल्ड लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की बात करें, लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो यहाँ पर लंग्स को यूज़ किया जाता है, और लंग्स से होने वाली रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर। उसके बाद वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में हम किन के बारे में पढ़ते हैं, आपको याद होगा। वर्टिब्रेट्स में हम पढ़ते हैं फिशेस के बारे में, एम्फीबियन के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, बर्ड्स यानी कि ईव्स के बारे में, और लास्टली मैमल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ फिशेस में तो गिल्स यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ये एक्वेटिक है, और एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो ये हमने पूरा पढ़ लिया। इसके साथ साथ एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, ये मॉइस्ट स्किन यानी यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी देखी जाती है। किस टाइम पे, जब ये एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप पर होते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। पहले एनसीईआरटी की कंप्लीट लाइन से इसको समझने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में हम इसको समराइज करेंगे एक फिगर के थ्रू, जो कि हमें एनसीईआरटी के अंदर ही गिवन है। तो बात कर रहे हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगन्स विद अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। कहाँ से शुरुआत हो रही है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, जो अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट है। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज। आप इन सबको है ना यहाँ एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते जाना। देखो सबसे पहले हमने बोला कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगन्स विद एक्सटर्नल नेयर्स यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स किसे लीड कर रहे हैं, तो ये लीड कर रहे हैं नेज़ल चैम्बर को। किसके थ्रू, नेज़ल पैसेज से होते हुए हम नेज़ल चैम्बर की ओर जा रहे हैं। द नेज़ल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ये नेज़ल चैम्बर किस में खुल रहा है, तो ये खुल रहा है फेरिंग्स में। फेरिंग्स की खास बात क्या है, ये कॉमन पैसेज है। किसके लिए कॉमन पैसेज है, फूड और एयर के लिए। अब आपको पता होगा कि फूड के लिए हमारे पास एक पाइप होती है, फूड पाइप, ईसोफेगस,
ठीक है। और एयर के लिए होती है हमारे पास विंड पाइप, ठीक है। तो ये जो ईसोफेगस है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और ये जो विंड पाइप है ये एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। फेरिंग्स सीधा खुल रहा है ट्रैकिया में, पर ये खुल रहा है ट्रैकिया में लैरिंग्स के थ्रू। किसके थ्रू खुल रहा है, तो ये खुल रहा है ट्रैकिया में लैरिंग्स के थ्रू। अब आपको यहाँ लैरिंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये काफ़ी सारे कार्टिलेज से मिलकर लगभग यहाँ टोटल में 9 कार्टिलेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेलाइन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या करते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स बनवाते हैं और ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, साउंड की प्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए रीड करते हैं क्या लिखा है। द फेरिंग्स opens through the larynx region into trachea. Larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence called sound box. अब पता चल गया लैरिंग्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साउंड की प्रोडक्शन करवाते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस कैप फ्लैप कॉल्ड एपीग्लोटिस। अब देखो यहाँ पर ग्लोटिस क्या है ना हमारे पास, तो ग्लोटिस है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है। मतलब लैरिंग्स के ऊपर ग्लोटिस है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, और इसके ऊपर एक थिन कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है जिसको हम एपीग्लोटिस बोल रहे हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये एपीग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर देता है ताकि जो फूड है वो हमारी विंड पाइप में ना जाए और हमें चोकिंग ना हो। इसके बात करेंगे ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। अब आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि जो लंग्स है ना वो थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। और हम ये पढ़ेंगे वर्टिब्रे के बारे में कि हमारे पास ना सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं सबसे ऊपर, वो 7 होते हैं। फिर आते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, ये 12 होते हैं। तो ट्रैकिया क्या करेगा ना, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे तक, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे तक सीधा चलेगा और उसके बाद ये 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पे डिवाइड कर जाएगा राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। मतलब ये ट्रैकिया जो कि एक सीधी ट्यूब थी, ये 5th थोरैसिक वर्टिब्रे तक स्ट्रेट चल रही है और 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के पास ये डिवाइड हो जाएगी राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई undergoes repeated divisions to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई क्या करेंगे, ये आगे डिवाइड होकर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स बनाते रहेंगे और लास्ट में क्या आएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो कि काफ़ी थिन होंगे। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। अब यहाँ पर ना आपने बेसिकली ब्रोंक्यूल्स के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, कुछ होते हैं हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और कुछ होते हैं हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो T5 के लेवल पे ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई में, जो आगे जाकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कन्वर्ट होगी और लास्टली ये थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होगी। तो ट्रैकिया से लेके ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनके पास क्या होगी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होंगी और ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड रिंग्स क्या करेंगी, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगी ताकि जब एयर ट्रैकिया में से पास हो रही है तो उसके बाद ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं वो कोलैप्स ना हो जाए, इस चीज़ को ये प्रिवेंट करेगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पढ़ लिया। अब हम कह रहे हैं ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन
irregular walled and vascularized bag like structures called alveoli. अब हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या करेगा, कुछ बैग लाइक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाएगा जिनको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई. एल्वियोलाई वो पार्ट है जहाँ एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज ऑफ लंग्स. अब हमारे पास ना पेयर ऑफ लंग्स हैं, यानी कि दो लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये लंग के अंदर आ रहे हैं. वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड विद डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम. इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद thoracic lining whereas the inner pleural membrane is in close contact with the lung surface. अब क्या पढ़ा है, इसको हम इस डायग्राम के थ्रू इजीली पढ़ेंगे. देखो हमने अब तक जो भी पढ़ा पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, जो भी आपको डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लैरिंग्स के बारे में. लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है जो कि हेलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है. ये हेलाइन कार्टिलेज वोकल कॉर्ड्स बना रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स साउंड की प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लैरिंग्स को साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं. लैरिंग्स की ऊपर यानी विंड पाइप की जो ओपनिंग होगी उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस. इस ग्लोटिस को एक फ्लैप कवर करता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस. ये एपिग्लोटिस क्या होती है, ये जैसे ही हम फूड खा रहे होंगे, फूड स्वेलो कर रहे होंगे, ये एपिग्लोटिस कवर कर देती है ग्लोटिस को. उसके बाद आता है हमारे पास ट्रैकिया. ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे तक स्ट्रेट चलेगा, फिर डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई में, मतलब राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, और ये आगे डिवाइड होकर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाइस बनाते रहेंगे. और लास्ट में क्या आएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि गिव राइस देंगे, मतलब बनाएंगे किसको, एल्वियोलाई को. एल्वियोलाई क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जहाँ पर एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास दो लंग्स हैं जो कि थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड है, और इनको कवर करती हैं कुछ मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लूरल, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिसको हम बोल रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स. ठीक है. अब यहाँ जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक होगी हमारे पास ये प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होगी बाहर वाली आउटर प्लूरा. क्या होगी, आउटर प्लूरा, जिसको हम पेराइटल प्लूरा भी बोलते हैं. तो ये तो बाहर की तरफ है, तो ये कांटेक्ट में होगी थोरैसिक चैम्बर के, मतलब बाहर जो थोरैसिक चैम्बर है उसके कांटेक्ट में होगी ये आउटर प्लूरा. और जो अंदर वाली है उसको हम बोलते हैं इनर प्लूरा. ठीक है. इनर प्लूरा को हम बोल रहे हैं विस्करल प्लूरा. और ये डायरेक्ट देखो किसके कांटेक्ट में है, तो ये लंग्स के कांटेक्ट में. ठीक है. उसके अलावा नीचे क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट है जिसको हम फ्रेनिक मसल्स भी बोलते हैं, और दोनों लंग्स के बीच में हर्ट प्रेजेंट है. क्लियर, दोनों लंग्स के बीच में क्या है, हर्ट प्रेजेंट है. अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग. तो जो हर्ट है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ पे. ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड पे. अब ये जो राइट लंग है ना, यहाँ पर बीच में ऐसे दो डिविजन्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है, यानी राइट लंग के 3 लोब होंगे, सबसे ऊपर, बीच वाला और सबसे नीचे. ठीक है. और इसी तरह से जो लेफ्ट लोब है वहाँ पर सिर्फ एक डिवीजन प्रेजेंट होंगी, यानी यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे. तो ये तो था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स का प्रॉपर डायग्राम. उसके बाद देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया. अब देखो आगे क्या लिखा है, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना आप 2 पार्ट्स पढ़ोगे. पहला है कंडक्टिंग पार्ट. अब तक आपने जो भी पढ़ा ना, यानी नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक, इसको हम बोल रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट. यहाँ से सिर्फ एयर आ रही है और जा रही है. ठीक है, यहाँ कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा. इसके बाद आता है हमारे पास
एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट यानी कि एल्वियोलाई, जहाँ पर एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज हो रही है। देखो ये लिखा हुआ है, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. I hope यहाँ तक क्लियर होगा। The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli. कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? पहला काम है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस को एल्वियोलाई तक। दूसरा काम है कि ये क्लियर कर रहा है इस गैस के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल या डस्ट है उसको। तीसरा काम है इस एयर को जो अंदर आ रही है इसे ह्यूमिडिफाई कर रहा है यानी कि मॉइस्चर ऐड कर रहा है। और चौथा पार्ट है कि इस एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लेकर आ रहा है। फिर बात करेंगे एक्सचेंज पार्ट की यानी कि एल्वियोलाई की। ये एक्चुअल सरफेस है जहाँ पर O2 और CO2 एक्सचेंज होंगे। ठीक है, क्लियर। अब जो लंग्स हैं ये सिचुएटेड है थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। ये थोरेसिक चैम्बर कैसे बन रहा है? डोर्सली वर्टिबल कॉलम के थ्रू, यानी पीछे क्या है, इसको देखो, डोर्सल साइड पे हमारे पास क्या है, पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम है, और वेंट्रल साइड यानी आगे की तरफ है स्टर्नम। तो पीछे वर्टिबल कॉलम, आगे स्टर्नम। ठीक है, और साइड्स में से आ रही हैं रिब्स, और नीचे है डायफ्राम। तो देखो पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम, आगे की तरफ स्टर्नम, साइड्स में से आ रही हैं रिब्स, और नीचे हमारे पास दिया हुआ है डायफ्राम। तो ये एक बन गया ना पूरा चैम्बर, और इस चैम्बर के अंदर हमारे पास राइट और लंग सिचुएटेड है, और लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड है। क्लियर? यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको। लिखा हुआ है द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय वर्टिबल कॉलम, डोर्सल साइड पे वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, वेंट्रल साइड आगे की साइड पे स्टर्नम, एंड लेटरली बाय रिब्स, साइड से रिब्स आ रही हैं, और लोअर साइड से एक डोम शेप स्ट्रक्चर जिसको हम डायफ्राम बोल रहे हैं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in lungs यानी कि pulmonary cavity। देखो इस thoracic chamber में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी वॉल्यूम का चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा लंग्स में यानी कि पल्मोनरी कैविटी में। ये सब कुछ, ये अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है? ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम ऑल्टर होगी वही रिफ्लेक्ट होगी लंग्स के अंदर यानी कि पल्मोनरी कैविटी में। ठीक है, अब यहाँ रेस्पिरेशन के स्टेप्स बता रखे हैं, 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रीथिंग, यानी सबसे पहले जो स्टेप हम क्या पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। देखो जैसे ये हमने बना दिया कोई पर्सन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? ब्रीथिंग, यानी O2 इनहेल हो रही है और CO2 आउट हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप ब्रीथिंग, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल रहे हैं, जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे हैं और CO2 रिच एयर को बाहर छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा ना, लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट है और यहाँ पर काफ़ी सारी कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट है। ये जो गैसेस हैं ये डिफ्यूज़ होंगी कैसे? ये O2 बेसिकली एल्वियोलाई से यहाँ पल्मोनरी कैपिलरी में एक्सचेंज होगी और ये कैपिलरी बदले में CO2 देगी। ये सब कैसे होगा आगे हम पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ब्लड के अंदर O2 आ गई, ये ब्लड इस गैसेस को, मतलब इस O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू तक, और यहाँ एल्वियोलाई के अंदर CO2 आ गई तो यहाँ से CO2 क्या जाएगी? बाहर की तरफ। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ये जो ब्लड है, फोर्थ स्टेप क्या होगा? जो ब्लड है वो O2 को क्या दे देगा? टिश्यूज़ को दे देगा। टिश्यूज़ को इसने O2 दे दी, ब्लड ने क्या किया? टिश्यूज़ को O2 दे दी, बदले में टिश्यूज़ ने ब्लड को क्या दे दिया? CO2। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स। अब सेल्स इस O2 को यूटिलाइज करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, और बदले में जो CO2 मिलेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान उसको हम बॉडी से एक्सेल करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इसमें हमने कोशिश की कि हम NCERT की हर एक लाइन को पढ़ें। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाइक्यूल्स। थैंक यू।